हमारा 2 दिन का जो कौमी कन्वेंशन या नेशनल कन्वेंशन बोलिए, वो अभी हमारी मीटिंग ख़त्म हुई और आज रात में हमारी एक जनसभा है, पब्लिक मीटिंग है। तो इस 2 दिन के हमारे कौमी कन्वेंशन में बहुत सी बातें, बहुत से ओपिनियन, बहुत से सजेशन, एडवाइस हमारे पार्टी के जिम्मेदारों ने दी है और बहुत सी चीज़ों को हमने पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो अच्छे ओपिनियंस थे, सजेशन थे, एडवाइस थे, हमने उसको कबूल भी किया और बहुत से चीज़ों पर हम काम भी करेंगे। और साथ ही साथ हमने आज 15 रेजोल्यूशंस हमने पास किए हैं, 16 रेजोल्यूशंस पास किए हैं। वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहें तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, मगर अननेसरी वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। तो उसमें इम्तियाज साहब बोले, इसमें एक है अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज एंड दलित्स, दूसरा है कि रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स, तीसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, चौथा है लव जिहाद, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस लॉज, पांचवा है वक्फ प्रॉपर्टीज, 6th है रिलीज ऑफ मुस्लिम प्रिजनर्स इन तमिलनाडु which the DMK had promised in their manifesto for 10 years, violating secularism / Hindu Rashtra, educational schemes, civil liberties। फिर हमने एक नेशनल एजेंडा हमारा उसको पास किया। फिर सीमांचल के बारे में, सोशल वेलफेयर के स्कीम्स के बारे में, चाइना के बारे में, बुलडोजर इनजस्टिस, बीफ एंड मीट बैंस। तो ये तमाम 6 चीज़ें, 16 रेजोल्यूशन हमने पास किए हैं और ये रहा है। तो ये पहला राष्ट्रीय अधिवेशन था, इसमें कई सारे सुझाव आए थे। क्या कुछ कहना है कार्यकर्ताओं को, क्या उनको किसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अनाज नहीं पाने? बहुत से चीज़ें हैं जो उन्होंने हमको बताया है और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि उन तकालीफ को कैसे दूर किया जा सके, इस पर हम सोचेंगे, बैठेंगे और काम करेंगे। साथ ही साथ हमको बहुत सी उन्होंने ये बात बताई है कि और हमारे ज़्यादा विजिट्स होने चाहिए, मेरे इम्तियाज जलील साहब के, और मीटिंग ज़्यादा होने चाहिए। तो इस सिलसिले में हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे और उनको पूरा डेट वेट देंगे। फिर उसके बाद ये भी आया कि इलेक्शन जहाँ पर होगा ज़रा कैंडिडेट का सिलेक्शन जल्दी हो जाए और जो पार्टी को आगे लेकर बढ़ सकते हैं उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। तीसरा अलायंसेस के बारे में बात हुई है। चौथा ये है कि ये सब जो रेजोल्यूशन है उस पर ही हम लोग डिस्कशन किए हैं। तो ये रहा। सर कई महीनों से महाराष्ट्र में 14 महानगर पालिका जो है उनके इलेक्शन जो है वो नहीं हुए हैं और अभी इलेक्शंस का आने वाला माहौल 2024 का है। इसके लिए आप यहाँ पर आए कोई और महाराष्ट्र का चुनाव को ध्यान में रखते हुए? चुनाव को ध्यान में नहीं, सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर ही हम ये कन्वेंशन नहीं कर रहे हैं। वो भी एक ऑब्जेक्टिव है, बट मेन ये था कि हमारी पार्टी को कैसे स्ट्रेंथन करना। जो हमारा प्रेजेंस आज माशाल्लाह से वतन अजीज़ के 15-16 स्टेट्स में है और उन सब से बात करके आगे कैसे लेके जाना, वो असल मकसद था। और हमने ये भी डिसाइड किया कि आइंदा साल हैदराबाद में ये कन्वेंशन होगा पार्टी का। अच्छा साहब, 2 चीजें, एक राष्ट्रीय स्तर पर मजलिस को मजबूत करने के संदर्भ में क्या फैसले लिए गए, एक दूसरा क्या नेशनल लेवल पे कोई एक बॉडी बनाई जाएगी ताकि स्टेट कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके? हाँ, वो भी एक पॉइंट आया है और उस पर हम लोग काम करेंगे। जितना हो सके सही कोऑर्डिनेशन हो सके, मैसेजिंग अच्छी हो सके, इसीलिए हमने
मीडिया के और कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रोग्राम हमने करवाए हैं, वो भी होगा। मजलिस के संविधान में कुछ बदलाव करने के संदर्भ में कुछ फैसले किए गए या कोई संकेत ताकि और भी सदस्यों को राष्ट्रीय बॉडी में शामिल किया जाए ताकि आप नहीं, हमारे संविधान हमारा है और अगर संविधान में कुछ करने की जरूरत है तो वो भी देखेंगे, पर अभी जो भी सजेशंस आए हैं मेरे ख्याल से वो संविधान को सामने रखकर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते तो बिल्कुल करेंगे। सर, आपने आज अधिवेशन में कहा है कि 2024 की तैयारी जो है वो आपने करनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के अलावा कई और राज्यों में भी आप चुनाव लड़ने के लिए प्रयास करेंगे। कौन से राज्य होंगे और किस तरह का ये प्रयास है? तो ये आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी हो जाएगा? जवाब ये बहुत जल्दी हो जाएगा। कोशिश करना तो हमारा काम है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाना हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है, और नेचुरल है हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना प्रेजेंस बढ़ाना। तो हम लोग भी अपना प्रेजेंस बढ़ाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे 2024। सर, आप आरएसएस से संबंध जो है सुधारने की जो एक बात मालूम हुआ है, एक मीटिंग कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, तो क्या है पूरा और किस तरह? ना आरएसएस से मिलने के लिए आप लोगों ने जो 5 लोगों की कमेटी बनाई है, ये किसने बोला है भाई? किसने बोला भैया? ये वारिस पठान जी जो है आपको नहीं, आप लोग पढ़े नहीं, इसका मतलब नहीं, आप वो नोट देख लीजिए नेट के ऊपर। इसमें है कि AIMIM condemns recent efforts made by few elite thinkers or self-proclaimed leaders to legitimize संघ परिवार and enter into talks with संघ परिवार। वो हमने कहा है, और उसका एक और भी 2-3-4 पैराग्राफ अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। सर, बिहार में लगातार जो गठबंधन की सरकार है वो और बीजेपी लगातार रैली कर रही है, जिससे क्या, और आप वहाँ पर अभी तक गए नहीं हैं, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आप? नहीं, जा रहे हैं ना, जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, हम जाएंगे, रमजान से पहले जाएंगे वहाँ पर, बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, वो बिहार तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, खासतौर से सीमांचल की सरजमीन। और हम उन्होंने जो 4 MLAs को राजद ने और कांग्रेस ने खरीदा है MIM के, उन्होंने तो सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंपा है। उन्होंने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को कितना चूर किया है, उनको शर्मिंदा किया है, और वही सीमांचल की जनता उनको जवाब देगी कि कैसा सेकुलरिज्म के नाम पर नाटक करते हैं, धोखा देते हैं। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, सीमांचल जाएंगे। तब आपने अपने भाषण में भी कहा कि बिहार में जो अच्छा, आप सुन लिए भाषण जो ऑफ रिकॉर्ड था आपके लिए, तो नहीं, वो नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, वो विदाउट मीडिया के इंटरनल पार्टी मीटिंग थी वो। अब लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। जब लड़े नहीं थे, जब कुमारस्वामी के लिए हम कैंपेन सपोर्ट किए थे, अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। सर, आप कह रहे हो कि महाराष्ट्र में पार्टी बढ़ाने के लिए आप आ रहे हो, बट कल आपकी 2 सभाएं, कल मुंब्रा में हुई, आज मलाड मार्गोनी में सभा होने वाली है। कल मुंब्रा में सभा हुई थी, उस पर वहाँ के जो MLA NCP के जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने टिप्पणी की है कि लगता है शायद से कि अभी चुनाव आया है, इसके लिए शिंदे सरकार ने आपको यहाँ पर बुलाया है प्रचार। नहीं, वो उनके तो पुराने रिश्ते हैं उन लोगों से, उनके तो हर जगह रिश्ते हैं उनके, और वो तो गवर्नमेंट बना रहे थे ना। वो जो वो क्या बोलेंगे उसको, जो निकाह हुआ था अजीत पवार का और फडणवीस का, अब उसमें नहीं मालूम दूल्हा कौन थे, दुल्हन कौन थी, और उसमें ट्रिपल तलाक हुआ या फिर कौन खुदा हुआ, मेरे को नहीं मालूम। मगर ये महाशय तो वहां पर भी नजर आ गए थे। ये तो सत्ता के लिए किधर भी चले जाते, अब सत्ता में नहीं है। देखिए, 5 साल पहले जब जो भी 3-4 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो इन्होंने हमारे एक कैंडिडेट को खरीद लिया था। तो इसलिए हमने कहा कि अब जो कैंडिडेट आएगा वो पहले के कैंडिडेट की तरह बेईमान नहीं होगा, वो तुमसे मुकाबला करेगा। और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है मुंब्रा में, 8 साल से वो म्युनिसिपल हॉस्पिटल बना रहे हैं 150 करोड़ का। जो जमीनें रिजर्वेशन की थी
माशाल्लाह से पूरा उस पर पेट भर गया, खत्म ही हो गई वो ज़मीनें, स्कूल नहीं है वहाँ पर, कॉलेजेस नहीं है, तो वो ये बात कर रहे हैं। उनको बात करना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि हम लड़ेंगे चुनाव। आपने 16 रिजोल्यूशन का जिक्र किया, उसमें से 2 अहम मुद्दे हैं, एक हिंदू राष्ट्र और यूसीसी, इसके बारे में विस्तार से बताइए, क्या आपने तय किया, क्या चर्चा हुई? एक बात बताइए कि आज हमारे देश में कोई हिंदू राष्ट्र बोल रहा है, कोई खालिस्तान बोल रहा है, ये क्या हो रहा है? ये अमृत काल में अमृत कौन है और ये अमित क्यों खामोश है? ये अमृत का बोलना और अमित की खामोशी समझ में नहीं आ रही मेरे को। अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, क्या हो रहा है? और जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनको रोक क्यों नहीं लग रहा है? भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई रिलीजन नहीं है और उसमें हर थोड़े दिन को कोई बोलता है कि हम लोग ये क्या बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। भाई बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये क्लियरली बोलता है कि इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये देश सब रिलीजन को मानता है और जो किसी रिलीजन को नहीं मानता वो उसको भी सेलिब्रेट करता है। तो इस तरह की बात करना, हर थोड़े दिन को बीजेपी के लीडर्स, आरएसएस के लीडर्स ये बातें करते रहती हैं और फिर उनको ये मानना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र इज एंथिटिकल टू लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले नहीं जानते कि सेकुलरिज्म भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और उसका मतलब क्या है कि एक समुदाय का आइडेंटिटी उसको प्राइमेसी मिलेगी, दूसरों को नहीं मिलेगी। तो आप तो ये बात करके आप तो एलिनेट करना चाह रहे भारत को, भारत के कई कल्चर्स को, समुदायों को। अब दूसरा आपने क्या कहा था? यूसीसी का। हाँ, यूसीसी का। तो यूसीसी का ये बताइए, यूसीसी और रिलीजियस कन्वर्जन लॉज, यूसीसी और लव जिहाद लॉज, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हम अपोज करते हैं यूसीसी को। आर्टिकल 29 जो है अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। ये जो क्वेश्चन उठते हैं इनहेरिटेंस के, एडॉप्शन के, मैरिज के, डिवोर्स के, ये पूरे दे आर ऑल इनहेरेंट पार्ट्स ऑफ कल्चर एंड दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 29। हाउ कैन यू आउटलॉ इट? आप आउटलॉ नहीं कर सकते उसको। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को अपने रिलीजियस लॉज से कोई शादी नहीं करना है तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, आप उसका इस्तेमाल करिए ना। हमारा मानना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी ए मेजॉरिटेरियन लॉ दैट विल आउटलॉ पर्सनल लॉज ऑफ माइनॉरिटीज while protecting Hindu family law. The Constitution talks about uniform and not common. और इंडिया का जो इंडिया की जो ताकत है, उसका सोल है, वो डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिज्म है। एक वन सिंगल लॉ कैन नॉट गवर्न आवर आउटस्टैंडिंग डाइवर्स एंड पॉपुलस कंट्री। तो ये हमने कहा है। सर, मॉब लिंचिंग के ऊपर भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और एजुकेशन के ऊपर भी पास हुआ है। हाँ। इसके ऊपर क्या बताएं? तो मॉब लिंचिंग के ऊपर जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं उसके ऊपर हमने ये कहा है कि चाहे मॉब लिंचिंग दलित की होती है, मुसलमान की होती है और ईसाइयों की, क्रिश्चियन की होती है, तो इनको निशाना बनाना
का मकसद ये है कि एक पोलराइज करना सोसाइटी को, ये टारगेटेड वायलेंस है, और ये जो सो कॉल्ड धर्म संसद में जो ओपन कॉल और जेनोसाइडल कॉल्स होता है, इसको रोकने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो है सेक्युलर पार्टीज जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, इनको इसका कंडेमनेशन करना चाहिए ओपनली, जो नहीं करते हैं। और हमने ये भी कहा कि एक डेडिकेटेड सेल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में बनाने की जरूरत है, जो इस तरह के जो हेट क्राइम करते हैं इनको ट्रैक किया जाए, और जो मेजॉरिटेरियन रिलीजियस रेडिकलाइजेशन इस देश में हो रहा है उसको रोका जाए। आप बोलेंगे कहां हो रहा है? रात के 9 बजे बहुत से एंकर्स बैठकर इसको मुद्दा बना देंगे, उनको मिल गया होगा गुलाब जामुन, तो जुनैद और नसीर को क्या बोलेंगे? इज दैट नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेजॉरिटेरियन रिलीजियस रेडिकलाइजेशन? ये तो उसका मिसाल है कि एक प्रदेश से किसी को उठाकर गवर्नमेंट की गाड़ी में किडनैप करके मार के पीट के पुलिस नहीं लेती तो ले जाकर उनको जिंदा जला दिया जाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री में एक डेडिकेटेड सेल को खोला जाए इन लोगों को ट्रैक करने के लिए, और जो कोई भी इस तरह की बकवास करता है, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और हम तो चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर से ये बात शुरू हो, कंडेम करना शुरू करें इसको, प्राइम मिनिस्टर कंडेम करें उसको, इन चीजों को जो बार बार उनके ही एमपीज कह रहे हैं। दिल्ली में उनका एक एमपी बोलता है कि मुसलमानों का सोशल बाइकआउट करो, उनकी एमपी कहती है भोपाल की, कर्नाटका में कि चाकू को सिर्फ तरकारी के लिए इस्तेमाल मत करो। तो प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, फिर चीफ मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो इसको कंडेम करें। आपका दूसरा सवाल था स्कॉलरशिप का, बोलते ना, तो स्कॉलरशिप में आप देखिए, हमारा मानना यह है कि मोदी सरकार ने डिलिबरेटली मुसलमानों को एजुकेशन से दूर रखने के लिए मौलाना आजाद नेशनल स्कॉलरशिप खत्म करी। दे हैव रेस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, नॉट ओनली फॉर माइनॉरिटीज, सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं बल्कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए भी उन्होंने कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार की मोहब्बत है अल्पसंख्यक समाज से, आदिवासियों के लिए और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, क्योंकि यही स्कीम से फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स पैदा हो रहे थे। आपने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, और इस साल बजट में 40% मुसलमान माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्ट्री का बजट कट कर दिया गया। मैंने आप जो है उन 20% जो भारत की आबादी माइनॉरिटी है उसको आप हमेशा पीछे रखना चाहते हैं, तो ये आप एक एंटी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये आप उनको एजुकेशन से दूर रखना चाह रहे हैं। सबसे ज्यादा आप देख लीजिए कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आदिवासियों के, मुसलमानों के और फिर दलितों के, और उसकी वजह यह है कि पैसे नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हम ये डिमांड किए कि नरेंद्र मोदी सरकार दोबारा इस स्कीम को बहाल किया जाए और स्कॉलरशिप के नंबर्स को बढ़ाया जाए, उसको डिमांड ड्रिवन करें।